हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 28 फरवरी। आज के इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं उन्हें देखते हैं। पहला है मध्य प्रदेश को लेकर। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चंबल नदी में 10 घड़ियालों को छोड़ा है। अब ये दुर्लभ चूंकि प्रजाति है गंगा नदी और आसपास की कुछ नदियों की, तो भारत में कुल घड़ियाल की लगभग 80% आबादी का ये एरिया घर बन चुका है। तो यहाँ संरक्षण किया जा रहा है चंबल नदी में। तो ये है। अब घड़ियालों को अगर देखें तो घड़ियालों के आगे का मुंह कैसा होता है, बहुत पतला होता है। तो ये मुंह पतला होता है तो ये केवल किसे खाते हैं, मछली को खाते हैं, इंसानों को ये नहीं खा सकते हैं घड़ियाल के बारे में। तो घड़ियाल अगर पूछा जाए तो ये गंगा के जल के आसपास वाले मतलब गंगा, चंबल, ब्रह्मपुत्र इन नदियों में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इनकी जो जो पतला मुंह होता है, नाक वो पतली होती है। और ये घड़ियाल नाम इनका कैसा पड़ा, तो घड़े से ही पड़ा है। जो इनका ये आगे का एरिया होता है ये थोड़ा ऊपर उठा सा होता है और इसी को घड़ा कह दिया जाता है। तो इससे ही नाम इनका क्या पड़ा, घड़ा पला। क्या खाते हैं, मछलियों को खाते हैं। कहाँ रहते हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं चंबल नदी, गंगा नदी, तो इनमें कैसा पानी होता है, मीठा या खारा, तो इनमें होता है मीठा पानी। तो मीठा पानी में रहेंगे मतलब ये स्वच्छ जल में रहते हैं। और जो धीमी बहाव वाली नदियाँ होती हैं वहाँ ये पाए जाते हैं। IUCN की किस में आते हैं, तो अभी हमने देखा कि ये कौन से संकटग्रस्त हैं। तो ये संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ये आते हैं। और IUCN की जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में साथ ही जो अपना वन संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव वाला 1972, उसकी अनुसूची 1 में आते हैं। क्योंकि 1 में ही मेन जो जीव है उन्हें संरक्षण दिया जाता है, तो घड़ियाल है। और ये दुनिया के सबसे प्राचीन प्रजातियों में से घड़ियाल माने जाते हैं, जो मगरमच्छ में। तो ये इनके बारे में हमने देखा। किस में आते हैं, मेन याद रखना है, क्रिटिकली वाले में आते हैं। तो ये देखा हमने। अब देखें तो इनका घड़े से निकला है नाम। जो घड़ियाल है ये हमने देख ही लिया, मछली को वगैरह को खाते हैं। अब इनमें एक सेक्सुअल जो डाईमॉर्फिज्म पाया जाता है, मतलब यौन द्विरूपता। ये क्या होता है, तो इनमें जो मादा होते हैं और नर होते हैं उन दोनों के आकार और बनावट में अंतर होती है। तो कल्पना करो, जैसे हम देखते हैं कि जो मोर में भी तो ये पाया जाता है। तो अगर मोर का देखें तो उसमें भी होता है। जो मोर होता है उसके क्या होते हैं, रंग बिरंगे पंख होते हैं। जबकि जो मोरनी होती है उसका कैसा होता है रंग, भूरा और साधारण सा होता है। तो यही चीज़ है कि उनके क्या होती है, जो सेक्सुअली रूप से उनका अलग होने के कारण उनके शरीर के आकार और बनावट में भी अंतर पाया जाता है। तो क्या ये घड़ियाल में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। तो यही चीज़ याद रखनी है। इनका जो प्रजनन काल होता है वो रेत के, जो कि मतलब रेतीला नदियों के किनारे द्वीपों पर ये अंडे देते हैं। तो ये वाली चीज़ देखी इनमें। उसके बाद है स्थानीय गतिविधियों में कमज़ोर हैं, मतलब ये पैर बहुत मजबूत नहीं होते, इसलिए ज़मीन पर चलने में अक्षम होते हैं, ज़मीन पे ये नहीं चल सकते हैं। तो ये देखा इनके बारे में। तो घड़ियालों की फिर पारिस्थितिकी महत्व तो देखें। अब मछली ज़्यादा हो जाएंगी ना नदियों में, अगर ये घड़ियाल नहीं होंगे और मछली ज़्यादा हो जाएंगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। और डिमांड ज़्यादा होगी तो पर्यावरण का जो एरिया है, पर्यावरण है, मतलब उनका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो मत्स्य को ये क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। प्रकृति के सफाईकर्ता कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, मरे हुए जीवों को खाकर जल प्रदूषण को कम करते हैं। पर्यावरण के सूचक हैं। ये अत्यंत संवेदनशील होते हैं, इसलिए इनकी उपस्थिति नदी की स्वस्थता और शुद्धता और स्वास्थ्य को संकेत करती है। मतलब घड़ियाल पाए जा रहे हैं तो ये संवेदनशील जीव है, मतलब उसी एरिया में पाए जाएंगे जहाँ पानी थोड़ा कैसा होगा, अच्छा होगा। तो ये देखा। भारत की अगर बात करें तो भारत में उत्तर वाले भारत, दक्षिण में तो नहीं, उत्तर वाला भारत है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी वाले एरिया में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चंबल, गिरवा नदी है उत्तर प्रदेश में, ये वाली राप्ती, और ये जो नारायणी नदी है नेपाल, तो उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। साथ ही साथ केन, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी में भी पाए जाते हैं। भागीरथी, हुगली में भी ये पाए जाते हैं। मतलब ये उत्तर भारत का जो बेल्ट है इसमें ये पाए जाते हैं। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्यों, क्योंकि यहीं है वो चंबल वाला एरिया। तो ये देखा हमने। इनके संरक्षण की बात करें तो हमने देख लिया कि क्रिटिकली होते हैं, क्योंकि घड़ियाल ज़्यादा नहीं मिलते हैं, केवल बहुत कम है। तो क्रिटिकली में है, बाकी ये सारा चीज़ें हमने देख ली है। अब इनके क्यों खतरे हैं, जैसे अब डैम बन गया है और डैम बन गया उससे दिक्कत हो रही, खनन वगैरह हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो इन सब के कारण ये दिक्कत आ रही। मछली पकड़ने वाले जालों में फंस जाते हैं, कभी
कभी कभार, और मछलियाँ ही कम हो रही हैं, इस वजह से भी इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखी। तो ये एक, अब इसमें 3 चीज़ें हैं। एक होते हैं घड़ियाल, मतलब भारत में जो मगरमच्छ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मगरमच्छ। एक होते हैं घड़ियाल, जिनके बारे में अभी हमने जाना। एक होते हैं मगर, जिनका मुँह आगे कैसा होता है, चौड़ा होता है, जो मगर होते हैं। और ये होते हैं सॉल्ट वाटर के जो मगर होते हैं, मतलब मगर में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण मगर होते हैं और ये नमकीन पानी वाले होते हैं, सॉल्ट वाटर। अब ये तीनों वैसे एक ही जगह मिलते हैं पूरे भारत में, वो है उड़ीसा वाला एरिया, जो बीतड़गढ़ का और आसपास का एरिया है, वहाँ ये सभी मिल जाते हैं। बाकी अलग अलग मिलते हैं, ऐसे घड़ियाल इस साइड ही मिलेगा। तो ये है। अब जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं, ये लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल्स हैं पृथ्वी पे। कौन से? सॉल्ट, केवल ये वाले सॉल्ट वाले, ये लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल हैं, मतलब लार्जेस्ट में आते हैं, जो वेचर वाले होते हैं, सॉल्ट वाटर के होते हैं। तो ये बड़े होते हैं क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर समुद्र के आसपास वाले एरिया में। और चूँकि ये हैं तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो लीस्ट कंसर्न में, मतलब इन्हें कोई अभी दिक्कत नहीं है, लीस्ट कंसर्न में आ जाते। तो ये हमने इसके बारे में देखा। कौन सा? लीस्ट कंसर्न में सॉल्ट वाटर वाले हैं। उसके बाद है INS तमाल। तो INS तमाल क्या है? भारतीय नौसेना का अंतिम आयातित युद्धपोत। तो इसका क्या मतलब हुआ? अंतिम आयातित युद्धपोत का क्या अब इसके बाद युद्धपोत नहीं आएंगे भारत से? बिल्कुल सही बात है, ये भारत का अंतिम आयात किया हुआ युद्धपोत है INS तमाल, जो हमने कहाँ से मंगाया है? रूस से मंगाया। इसके बाद क्या होगा फिर? तो इसके बाद भारत स्वदेश निर्मित युद्धपोतों का निर्माण करेगा, मतलब भारत अपने ही यहाँ करेगा। तो INS तमाल है वो जून 2025 में शामिल किया जाएगा, किसमें? अपने यहाँ, जो भारत में है। तो ये देखा हमने। उसके बाद है तो तमाल के बारे में ये देखा, कहाँ से आ रहा है? रसिया से आ रहा है। तो इसकी डिज़ाइन स्टील्थ तकनीक पे आधारित है। स्टील्थ तकनीक क्या होती है? ये रडार के, मतलब रडार में नहीं आते, जो हम देखते हैं रडार, उनमें पता चल जाता है जहाँ जा रहा है। तो ये रडार के पकड़ने में थोड़ा कठिनाई होगी तमाल वाले को। ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया, मतलब ये वायु, सतह, पानी के अंदर युद्धपोतों में संचालन करने में ही सक्षम होता है। इसमें 26% जो उपकरण हैं इस्तेमाल में भी भारत के ही हैं। तो ये सारी देखें। अब इसमें मिसाइल ब्रह्मोस चल ही सकती है, इसमें टॉरपीडो वगैरह होंगे। तो ये देखा हमने। तो INS तमाल, भारत का आत्मनिर्भरता इससे बढ़ेगी। रूस का यंत्र शिपयार्ड है, वहाँ ये निर्मित किया गया है, स्टील तकनीक है, मतलब रडार में ये नहीं आएगा। तो ये देखा। अंतिम युद्धपोत याद रखना है, तो ये अंतिम तमाल है, इसके बाद हम मंगाएंगे नहीं। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक और हमने किया था, मतलब भारतीय नौसेना में शामिल, उसका नाम क्या था? INS तुसील, जो हमने डिस्कस भी किया था। तो INS तुसील दिसंबर में ही नौसेना में शामिल हुआ था। ये भी रूस से ही आया था। तो तुसील आ गया और तमाल, 2 भारत में ये क्या आ गए हैं? युद्धपोत आ गए हैं शामिल। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में देखी। अगला है इरेडा के बारे में। तो इरेडा जो है, इरेडा का 5,000 करोड़ रुपए जुटाने का निर्णय लिया है। तो इरेडा ने क्या किया है? 5,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। और वो कैसे माध्यम से जुटाएंगे? क्यूब माध्यम से, QIP। तो इन्हें समझते हैं। पहले में ये शब्द देखते हैं, इरेडा क्या है। तो इरेडा जो है इंडियन रिन्यूएबल, कौन सा? रिन्यूएबल नवीकरणीय एनर्जी, जो नवीकरणीय एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। तो डेवलपमेंट एजेंसी है, तो इंडियन रिन्यूएबल नवीकरणीय एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। तो ये क्या करते हैं? भारत में जो भविष्य की ऊर्जा है उसे संरक्षित करने के लिए, इसके लिए कार्य करते हैं। तो ये, अब इरेडा के बारे में अगर देखें तो ये भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC है। तो इरेडा क्या है? एक NBFC है और पूरी तरह किसकी है? गवर्नमेंट की। स्थापना हुई थी 1987 में रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए। ये इम्पोर्टेंट है कि इरेडा की जो स्थापना हुई थी 1987 में तो हुई थी, पर 1987 में क्यों हुई थी? जो रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में जो नए नए प्लांट लगेंगे उन्हें फंड चाहिए होगा, तो इरेडा उसमें मदद करेगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सारी चीज़। अब एक अगला शब्द आया है इसमें, ये तो हमने देख ही लिया इरेडा। अब इसी के जरिए हम क्या करेंगे? 2027-70 तक हम नेट जीरो भी तो हासिल करना, उसमें भी इससे मदद मिलेगी। अगला लिखा है क्विप के माध्यम से अब ये 5,000 करोड़ जुटाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पर्यावरण के लिए अभी रुपए चाहिए। अब क्विप क्या होता है? तो क्वालिफाइड इंस्ट्रूमेंटल प्लेसमेंट। अब ये क्या है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो ऐसे समझो, एक कंपनी को बिजनेस अपना बढ़ाना है और जल्दी बढ़ाने के लिए उसे अपना बड़ी रकम चाहिए, लेकिन बैंक से लोन नहीं मिल रहा है या लेना नहीं चाहते हैं, तो बैंक से लोन
नहीं ले रहे हैं, पर उस कंपनी को तेज़ी से बढ़ाना है। अब ये क्या करेंगी कंपनी, सीधे जो बड़े निवेशक होंगे, जो उस कंपनी में बड़े निवेशक होंगे, जैसे बड़े म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी है, विदेशी निवेशक, इन्हें शेयर सीधे सीधे बेच देंगे, सीधे शेयर बेच देंगे, सीधे शेयर बेच के उस कंपनी में निवेश बढ़ जाएगा। तो क्या होता है, हर किसी को नहीं है ये, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है, तो इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े लोगों को बेचेंगे। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में क्या होगा, एक कंपनी जो बड़े निवेशक होंगे, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, विदेशी निवेशक, उन्हें शेयर बेचकर सीधे शेयर बेचेंगे और उनसे रुपए प्राप्त करेंगे। तो ये रुपए तेज़ी से आ जाएगा, जुट जाएगा, तो ये सारी मतलब तेज़ी से रुपए आ जाएगा, तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो कोई क्या है, पूंजी जुटाने का एक प्रक्रिया है जिसमें इक्विटी, शेयर और सिक्योरिटी, इन सब के द्वारा रुपए को जुटाया जा सकता है। कौन कौन शामिल होते हैं, तो म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, पेंशन फंड, मतलब बड़े संस्थान होते हैं। शुरुआत कब हुई थी, सेबी के द्वारा 2006 में इसको शुरुआत किया गया था। तो क्विप के प्रमुख लाभ क्या होंगे, अब रुपए चाहिए तुरंत, तो इससे तुरंत मिल जाएगा। ये अब आईपीओ जारी किया जाता है या एफपीओ, उनमें टाइम लगता है, इसमें तुरंत हो जाएगा। उसके बाद घरेलू पूंजी निर्भरता बढ़ती है। अब घरेलू क्या, क्योंकि इसमें रुपए, इंडियन रुपए मिलेगा, तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक अच्छी चीज़ रहेगी। इरेडा के बारे में देखें तो 1987 में अभी देखा एनबीएफसी के रूप में, मंत्रालय कौन सा, ऊर्जा मंत्रालय है, और इसमें नवरत्न का अभी दर्जा दे दिया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज द्वारा इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया था। तो नवरत्न है, अभी महारत्न नहीं है, एक महारत्न होगा, ये नवरत्न का दर्जा। कार्यक्षेत्र क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं उन्हें वित्तीय सहायता देना। सरकार का स्वामित्व है इसमें, तो 75% अभी है, वैसे पूरा ही लगभग सरकार का ही था। तो यह कार्यक्षेत्र हमने देख ही लिए, ये है। अगला आर्टिकल है तांत्रिक बुद्ध को लेकर, तांत्रिक बौद्ध धर्म और उड़ीसा अवशेष। तो उड़ीसा की रत्नागिरी वाला एरिया हमने एक बार और अभी पढ़ा था, एक पिछले महीने, कि रत्नागिरी वाला एरिया एक महाराष्ट्र में, एक रत्नागिरी कहाँ है, उड़ीसा में। अब उड़ीसा के रत्नागिरी में हाल में ही 1500 साल पुरानी 1.5 मीटर लंबी एक बुद्ध प्रतिमा मिली है। 1500 साल पुरानी प्रतिमा मिली है और कुछ स्तूप मिले हैं, और ये साबित करते हैं कि यहाँ पे एरिया में तांत्रिक बौद्ध धर्म के लिए ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता था। तो ये देखना। अब बौद्ध धर्म के संप्रदाय देखें तो बौद्ध धर्म में एक तो हम जानते हैं महायान है, नाम ही है महा प्लस यान, यान माने क्या होता है, जरिया। तो जैसे हवाई यान होते हैं, तो वैसे ही महायान है, तो इनका महान मार्ग होता है। तो इसमें बोधिसत्व की बात कही जाती, मतलब व्यक्ति खुद मोक्ष प्राप्त नहीं करता है, बल्कि वो क्या करेगा, वो टीचर बन के दूसरे को देने की कोशिश करता है, मतलब दूसरे को दिया जाएगा। तो ये बोधिसत्व कहलाते हैं ऐसे लोग, तो जो दूसरे को ज्ञान देते। तो बोधिसत्व मार्ग और दया भाव को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये खुद के त्याग और खुद के स्वर्ग की बात पे नहीं मानते, दूसरे की करते। तो इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, महान काम कर रहे हैं ना, दूसरे को सिखा रहे, तो ये महानयान हो गए। तो ये उसके बाद होता है एक थेरवाद और एक वज्रयान, हीनयान भी पढ़ते हैं हम। हीनयान क्या होता है, वो खुद के निर्वाण पे बल देते हैं। अब जो हमें पढ़ना है आज, वो कौन सा है, वो एरिया है बौद्ध धर्म का, कौन सा वाला, तांत्रिक बौद्ध धर्म, और इसी को कहा जाता है वज्रयान। तो इसे ही तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, जिसमें मंत्र अनुष्ठान पर ज़्यादा चर्चा की जाती है। अब एक थेरवाद आ गया, यह सबसे पुराना रूढ़िवादी रूप होता है जिसमें बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर जोर दिया जाता है। मतलब थेरवाद मतलब हीनयान वाला, तो यह है थेरवाद वाला। वज्र वाला है, तो इसमें वज्र का यान होगा, तो ये वाला कौन सा होता है, जो जादू वाला होगा, तो ये वाला है इसमें। अब तांत्रिक बौद्ध धर्म की बात करें तो तांत्रिक बौद्ध धर्म जो है ये 17th और 8th सेंचुरी में भारत में विकसित हुआ था, और भारत में ज़्यादा विकसित हुआ, उससे ज़्यादा ये तिब्बत वाले एरिया में, प्लस नेपाल वाले एरिया में, प्लस मंगोलिया और जापान, इन एरिया में ये ज़्यादा फैला था। तो अगर पूछा जाए वज्रयान वाला या कौन सा धर्म ज़्यादा फैला है, मतलब बौद्ध में शाखा, तो तिब्बत, नेपाल, मंगोलिया, जापान, इन सब में वज्रयान 7वीं सेंचुरी के आसपास फैलने लगा था। अब इसका मुख्य केंद्र वही हुआ करता था जो नॉर्मल था, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे। अब इसके सबसे पहले जो प्रचारक हुआ करते थे वो हुआ करते थे पद्म संभव। तो पद्म संभव एक व्यक्ति हुआ करते, पद्म संभव जो गुरु हुआ करते, उन्होंने सबसे बड़े प्रचारक थे, उन्होंने इसे तिब्बत में फैलाया था। अब जो तिब्बत में अभी लामा वाला चलता है ना, दलाई लामा वाला, वो भी वज्रयान से ही संबंधित है। तो ये मंत्र तंत्र इन पे ज़्यादा बात करते हैं, दैवी शक्ति पे बात
करेंगे, जादू वाले होंगे तो दैवी शक्ति, इस पर बात करेंगे। तांत्रिक धर्म में बोधिसत्व जैसे अवलोकितेश्वर, मंजूश्री देवी की उपासना की जाती है और देवी देवताओं की। तो ये बोधिसत्व जो महायान में भी होता है उन्हीं बोधिसत्व की, या मंजूश्री, या कौन से हैं अवलोकितेश्वर जो बोधिसत्व के ही रूप हैं, ये मंजूश्री और अवलोकितेश्वर। साथ में और देवी देवताओं की भी उपासना की जाती है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा, मतलब इसमें गुरु का महत्व है, बिना गुरु के दीक्षा के कोई भी तांत्रिक जो नहीं दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखी इसमें। तो इन्हीं के अवशेष जो मिले हैं अभी इस एरिया से मिले हैं। तो जो तिब्बत वाला में याद रखना दलाई लामा चलता है, या लद्दाख वाले एरिया में, अपने ही लद्दाख में गोम्पा मठ होते हैं। कौन से मठ? गोम्पा मठ, वो भी इसी धर्म से संबंधित हैं। और जो लामा वाला है वो देख ही लिया हमने। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में देखी, अनुष्ठान मंत्र और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे इसकी भी कुछ शाखाएँ हैं। अब शाखाएँ कौन सी हैं? एक है मंत्रयान, मंत्रयान। उसके बाद इसमें क्या होगा, बौद्ध धर्म के आरंभिक रूप में माना जाता है, जैसा बौद्ध धर्म शुरुआत में था, मंत्रयान। एक है पारमिता, तो पारमिता वाले में क्या हुआ, मुख्यतः दान, शील, ध्यान, प्रज्ञा, इन पे बल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इसके बारे में। अब ये अभी मिला कहाँ है? रत्नागिरी उड़ीसा वाले एरिया से अभी अवशेष मिले। यहाँ वज्रयान और महायान बौद्ध धर्म के प्रमाण मिले हैं, खुदाई में बुद्ध की प्रतिमा और ये सारी चीज़ें मिली हैं इस वाले एरिया से। तो ये देखा। अगला है भीतरगढ़ का। भीतरगढ़ का किस एरिया में पड़ता है? तो उड़ीसा वाले एरिया में पड़ता है भीतरगढ़ का। इसे मिनी सुंदरवन भी कहते हैं। तो सुंदरवन हम जानते हैं किस लिए फेमस होता है, सुंदरवन मैंग्रोव वन के लिए। तो मिनी सुंदरवन कौन सा एरिया है भारत का, मतलब सुंदरवन के बाद सबसे बड़ा मैंग्रोव वाला तो भीतरगढ़ का ही है। और यहाँ क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं, जिसके बारे में हमने कल ही वीडियो में पढ़ा भी था। तो ऑलिव रिडले कछुए के प्रजनन का भी ये प्रमुख केंद्र हुआ करता है। तो भारत में अगर पूछा जाए सुंदरवन के बाद अगर कोई जगह फेमस है मैंग्रोव के लिए तो कौन सी है, यही एरिया फेमस है। यहाँ पे मगरमच्छ पाए जाते हैं जो 20 फीट, अभी हमने देखा तो 20-20 फीट तक बड़े होते हैं, जो सॉल्ट वाले मगर होते हैं, दुनिया में सबसे बड़े रेप्टाइल्स भी हैं। तो ये देखा हमने इस एरिया के बारे में। अब इसकी लोकेशन देखें तो ये है भीतरगढ़ का। भीतरगढ़ का ऊपर है ब्राह्मणी नदी और नीचे ये वाली नदी कौन सी है, महानदी। तो ब्राह्मणी नदी के पास है भीतरगढ़ का, ना कि महानदी के पास। तो ब्राह्मणी नदी ऊपर वाला एरिया ये ब्राह्मणी नदी का है, तो भीतरगढ़ का ब्राह्मणी नदी के आसपास वाले एरिया में। दूसरा देखें इसी के आसपास जो भीतरगढ़ का से जो ब्राह्मणी नदी जा रही है, यही इसके पास में अब्दुल कलाम आइलैंड है, जिसे व्हीलर आइलैंड भी पहले कहते थे। अब नाम क्या होगा, अब्दुल कलाम आइलैंड। ये क्यों फेमस है, DRDO जितनी मिसाइलों का कुछ का परीक्षण करता है इसी अब्दुल कलाम आज़ाद, मतलब इससे ही अब्दुल कलाम है, केवल आज़ाद वाला नहीं, अब्दुल कलाम आइलैंड से ये करते हैं। तो ये भी हमने देखा। कौन सा एरिया है, ब्राह्मणी नदी, कौन सा, भीतरगढ़ का ये। अब भीतरगढ़ का वाला एरिया है और यहीं पे नीचे की तरफ देखेंगे तो महेंद्रगिरी पर्वत पड़ता है। तो भीतरगढ़ का के साउथ में कौन सा, महेंद्रगिरी। और ये भुवनेश्वर वाला कटक वाला एरिया इसी के आसपास है। इधर कौन सी जगह मिल जाएगी, क्योंकि ये बंगाल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, तो बंगाल वाला एरिया इधर है ऊपर की तरफ बंगाल, तो ये सुंदरवन वाला एरिया मिल जाएगा। तो ये देखा हमने। भीतरगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम देखें तो भीतरगढ़ का उड़ीसा में स्थित है, सबसे प्रमुख मैंग्रोव में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव है। नदी भी देख ली हमने, कौन सी नदी बह रही थी, ब्राह्मणी, बैतरणी, धमरा और पतासला। तो ब्राह्मणी मेन है, जो उसके बाद छोटी छोटी हैं। जल से निर्मित क्रीक और जल धाराओं से घिरा हुआ है। तो ये जल धाराओं से इस एरिया घिरा हुआ है, जैसा हमने देखा ये वाला ऊपर की तरफ जलधारा, इधर की तरफ, तो ये जल धाराओं से घिरा हुआ है। प्रमुख वन्यजीव कौन से हैं, तो मगर के बारे में अभी काफ़ी चर्चा की है, वही है मगर वाला। और रिडले कछुए के बारे में, सबसे विश्व का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले कछुए का नेस्टिंग ग्राउंड है, मतलब यहाँ पे वो क्या करने हैं, अंडे देने के लिए आते हैं। तो ये वाला। इसके बाद अन्य प्रजातियों में यहाँ हिरण, जंगली सुअर, ये सारे पक्षी और तो पाए ही जाते हैं। अब इसी एरिया में पास में ही ये भीतरगढ़ का था। भीतरगढ़ का के नीचे ही है बागान हान करके एक जगह है। तो बागा गहना है या बागा हाना भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि इंग्लिश का ये बागा गान करके। तो ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया के पास पक्षी विहार है। अभी क्यों पढ़ रहे हैं इसे, यहाँ पे पक्षी आते हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी पक्षी टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है तो कम पक्षी देखे गए हैं। तो बागा गहना करके या बागा गहन करके अगर नाम कोई आता है तो उड़ीसा में ही है, ये
याद रखना है। और नीचे ब्राह्मणी नदी ये ब्राह्मणी है, कौन सी है, महानदी वाला, तो ये एरिया देखा। अगला आर्टिकल है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और चैंपियन ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन पुरस्कार। तो जो पशु कल्याण बोर्ड है ने चैंपियन ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन पुरस्कार की घोषणा की है। ये पुरस्कार प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार की 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। तो 2 श्रेणियां हुआ करेंगी पशु कल्याण बोर्ड के चैंपियन ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन के, प्राणी मित्र और जीव दया मित्र, मतलब प्राणी मान लो दया कर लो। तो ये उद्देश्य क्या है, पशु कल्याण में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। अब पशु कल्याण बोर्ड के बारे में देखें तो पशु कल्याण बोर्ड 1962 में बना था पशु क्रूरता को समाप्त करने के लिए, ताकि पशु क्रूरता ना हो। अब क्यों बना था, तो एक महिला हुआ करती थी, एक इनका नाम था रुक्मिणी देवी अरुंडेल। तो याद रखना है रुक्मिणी देवी जो अरुंडेल हुआ करती थी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये याद रखना है। जो इसकी बोर्ड की पहली अध्यक्ष भी थी, पहली अध्यक्ष भी यही थी, जो रुक्मिणी देवी अरुंडेल। तो ये याद रखना है, इनकी संस्थापक थी और पहली अध्यक्ष भी हुआ करती थी। तो 1962 में ये बना था, पशुओं के कल्याण और इन सब के लिए इसे बढ़ावा दिया गया था। तो पशुओं का कल्याण करना इसका उद्देश्य होता है। संसद मतलब सदस्य संरचना में 28 सदस्य होते हैं, 6 संसद सदस्य होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के भी इसमें शामिल होते हैं पशु कल्याण बोर्ड के लिए। अगला है मंगल ग्रह को लेकर। तो अभी तक माना जाता था कि जो मंगल का ग्रह है वो बना है हेमेटाइट से। हेमेटाइट लोहा होता है और इसमें है एनहाइड्रस हेमेटाइट, मतलब हेमेटाइट का एक तरीके से जंग जो होती है, जंग अपक्षय से कहा जाता है, मतलब जो जैसे लोहे में जंग लग जाती है, जंग को फैला दिया जाए, तो उसी तरीके से मंगल का ग्रह लाल हुआ करता था। ऐसा माना जाता था कि जो लोहे की जंग है उससे ही वो पूरा एरिया में फैला है, इस वजह से बेदरिंग मतलब अपक्षय के कारण ये लाल है। पर अब जो रिसर्च आई है उसमें उसका रंग को क्रिस्टलीय फेरीहाइड्राइट के प्रमुख लौह अयस्कों के रूप मौजूद में होने के बात कही गई। अब ये भी असल में है जो फेरीहाइड्रेट हेमेटाइट ही मतलब लोहा ही है, बस ये लोहे का छोटा रूप है। तो अत्यधिक सूक्ष्म कण होते हैं, ये अक्सर मिट्टी गाद पानी में घुले लोहे के रूप में मौजूद होते हैं, मतलब ये हर जगह घुल जाएंगे और मौजूद होंगे। तो है लोहा ऑक्साइड ही, पर क्रिस्टली फेरीहाइड्राइट करके ये नाम अगर आ जाएगा तो ये सही रहेगा। यहाँ ऑक्सीडेटिव स्थितियों से बना है। मंगल ग्रह की शुरुआती में मंगल ग्रह हुआ करता तो नम जलवायु हुआ करती थी, ऐसा कहा गया। तो पहले हेमेटाइट था, अब ये शब्द आ गया है क्रिस्टली फेरीहाइड्राइट करके, ये इसके कारण लाल हुआ करता, मतलब लाल है जो मंगल है। तो ये हमने देखा। तो ये कण कैसा होता है, एक सूक्ष्म कण होता है, मतलब नैनो स्केल पे इसे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में देखी। ये वैसे अभी कहाँ मिलता है, अगर पूछा जाए फेरीहाइड्राइट करके, तो ये नदी के तल, छठी, झीलें, मिट्टी, इन वाले एरिया में पाया जाता। तो हम क्या कह सकते हैं कि मंगल पर पहले पानी हुआ करता होगा। तो ये सारी चीज़ें हुई इसके बारे में। तो फेरीहाइड्रेट जो है लोहे की तुलना में अनियमित विकसित होता है, थोड़ा गैसों को अवशोषित कर लेता है। ये मंगल पर ये मौजूद मिल ही गया है। अगला देखें, अगला है कैस्पियन सी के बारे में। तो कैस्पियन सी सिकुड़ता जा रहा है। तो कैस्पियन सी के सबसे पहली तो चीज़ है उसके आसपास की कंट्री याद करनी है। इन कंट्रियों को हम याद रखेंगे तारीख से। तो तारीख से इससे याद रख हो जाएगा। ये तारीख में क्या है, नीचे कौन सा, ये एरिया कौन सा, तुर्कमेनिस्तान। तो टी हो गया तुर्कमेनिस्तान के। उज्बेकिस्तान तो लैंड लॉक है तो ये नहीं। उसके बाद आ जाता है कजाकिस्तान। तो टी और के हो गया। ऊपर की तरफ है रसिया, आर हो गया। इधर की तरफ कौन सा है, अजरबैजान वाला, वो ये वाला एरिया आ जाएगा अजरबैजान वाला, तो इधर हो गया। उसके बाद है नीचे की तरफ कौन सा, ईरान है। तो TARIK बन जाएगा इससे ट्रैक। तो ये वाला एरिया देखना। तो अभी ये सिकुड़ रहा है, इस वजह से अभी चिंता की बात कही गई है इसमें। तो कैस्पियन सी विश्व में सबसे बड़ा जो लैंडलॉक वाटर बॉडी है वो यही है, तभी तो नाम इसका सी है। पहले ये सोचा जाता था कि ये समुद्र है कोई, क्योंकि पहले ऐसा तो हुआ नहीं करता, पूरी ज्योग्राफी पता थी, तो समुद्र सा लगता था, इतना बड़ा है तो नाम पड़ गया इसका सी। तो ये वाली चीज़ है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक वाला एक वाटर बॉडी है ये। सबसे लंबी तटरेखा इसकी किससे लगती है, कजाकिस्तान से। तो ये वाला एरिया है जो कजाकिस्तान का, ये एरिया यहाँ से लेके ये, तो ये एरिया कजाकिस्तान का। तो कजाकिस्तान से ही सबसे ज़्यादा इसकी सीमा लगती है। कजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, और यही मिलके तारीख बना देते। ये यहाँ पे तेल का भंडार काफ़ी ज़्यादा वाले एरिया में, तो ये हमने देखा। बाकी नमकीन पानी रहेगा, ये सारी चीज़ें। प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं इस एरिया में गिरती हैं, तो अगर हम नदियाँ देखें तो ऊपर की तरफ से कुछ नदियाँ आ रही होती, जिनमें एक बोलगा रिवर है,
एक इधर वोल्गा रिवर, यूराल रिवर एक आ जाएगी, तो वोल्गा, यूराल रिवर, तो ये 2-3 रिवर हैं। एक तेरक रिवर भी है, TERE के तेरेक करके रिवर है। तो वोल्गा, यूराल, इसी में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, दोनों इसी में गिरती हैं आगे। तो ये देखा, तो यहाँ पे क्या है, एक तेल और गैस का प्रचुर भंडार है। यहाँ पे तेल और गैस का प्रचुर भंडार है, मछलियाँ वगैरह भी इस एरिया में मिलेंगी। तो ये है ऐसे। उसके बाद है इसकी विशेषता, स्थल रोग हो गया कजाकिस्तान, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद है WHO FCTC, तम्बाकू नियंत्रण की वैश्विक संधि हुई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, WHO अपनी पहली वैश्विक संधि, WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल के 20 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। तो तम्बाकू के कंट्रोल के लिए WHO ने FCTC एक संधि थी, उसके 20 साल पूरे हुए हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं। 2003 में संधि अपनाई गई थी, 5 से लागू हुई थी, तो 20 वर्ष हो गए। उद्देश्य क्या है, तम्बाकू नियंत्रण करना। इसका तो पूछ लेगा किस योजना के 20 वर्ष हुए तम्बाकू के लिए, तो FCTC के लिए। 2004 में पुष्टि, मतलब 5 से लागू हो गया था, मेन बात ये याद रखना है। अगला है करनाल का युद्ध। तो करनाल का युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो करनाल जो जगह, मतलब करनाल का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1739 में। तो कब हुआ था, 1739 में। क्यों हुआ था करनाल का युद्ध, तो नादिर शाह ने अटैक किया था। कब, नादिर शाह ने, जब उसे लगा मुगल सत्ता कमज़ोर हो चुकी है। तो असल में मुगल सेना थी 5 गुना बड़ी थी उससे, नादिर शाह से, पर नादिर शाह ने तब भी मुगलों को हरा दिया। तो नादिर शाह कहाँ से था, तो ये ईरान से आया था 39 में नादिर शाह, और इसने दिल्ली में कत्लेआम काफ़ी किया था। तो 24 फरवरी के दिन, 24 फरवरी 1739 को ये घटना हुई थी। मुगल सम्राट कौन हुआ करता था, उधर से तो नादिर शाह हुआ करता था, इधर हुआ करता था मोहम्मद शाह, जो हुआ करता था रंगीला। तो अगर पूछा है भारत में कौन सा था करनाल युद्ध के समय, तो मोहम्मद शाह रंगीला था। अब करनाल नाम से कुछ तो होगा ही जगह जो है, तो करनाल एक जगह है जो कहाँ पे है वर्तमान में, हरियाणा वाले एरिया में। तो हमने क्या देखा, भारत के जो सम्राट हुआ करते थे रंगीला हुआ करते थे, उधर से कौन आया, नादिर शाह आया। एरिया था हरियाणा वाला एरिया, और हमले का मेन लक्ष्य क्या था कि भारत में ही जो अकूत संपत्ति थी उसे ले जाना। तो ये सारी चीज़ थी। तो ये जब पता चला उसे, तो वो कमज़ोर हो चुका पता लगा मुगल सम्राट, तो उन्होंने अटैक किया। ईरान उस टाइम पर्सिया के नाम से जाना जाता था, तो वही नादिर शाह ने अटैक किया था। तो ये देखा, मुगल सेना पराजित हुई, और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बंदी बना के हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच किया, और दिल्ली और आगरा में जो मतलब काफ़ी ज़्यादा लूट मचाई थी। साथ ही मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया था। इस युद्ध में बाहरी आक्रमण फिर इसके बाद हो सके, जैसे मोहम्मद शाह, अब्दाली और ये सारे फिर होते रहेंगे अटैक। तो ये अब मुगलों की 3 लाख की सेना थी, और उसकी लगभग 55,000 की बताया जाता है ऐसी थी, इनकी 3 लाख की थी। पर वो अनुशासित कुशल हुआ करते थे, और ये तेज़ गति से हमला किया, और इस वजह से वो क्या हो गए, जीत गए थे। और मोहम्मद शाह जो रंगीला हुआ करता था वैसे ही अक्षम हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें इसके हुआ करती थी। तो अगर पूछा जाए तख्ते ताउस, हीरा, कोहिनूर कौन लेके गया, तो इसी समय गया था ये वाला एरिया। तो ये देखा इसमें। अब 6 बताते हैं एक और चीज़ की, 6 घंटे में दिल्ली में क्या हुआ था, 6 घंटे में 30,000 लोगों को उसने मार दिया था जब वो उसने अटैक किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है गार क्या है, तो जो जर्नल एंटी अवॉइडेंस टैक्स है, जर्नल एंटी अवॉइडेंस टैक्स। तो अगर कोई टैक्स बचाने की जुगाड़ कर रहा है, तो सरकार भी कहती है, सरकार भी तैयार है कि टैक्स बचा नहीं पाओगे। तो वही चीज़ है जो टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स अवॉइडेंस रूल। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, टैक्स को बचाने की कोशिश करता है, तो सरकार 2017 में रूल ले आई थी और गार को लागू किया था। उद्देश्य क्या है, टैक्स योजनाओं को पकड़ना, और केवल टैक्स बचाने के लिए बनाई गई जो नीतियाँ होंगी उन्हें पूरा नहीं होने देना, और टैक्स जो गलत तरीके से टैक्स बचा रहे हो, यही सारी चीज़ें इसमें कही जाती हैं। तो इसकी पहले फुल फॉर्म याद रख लें, जर्नल एंटी अवॉइडेंस टैक्स है। अवॉइडेंस का मतलब ये है कि जो मतलब किसी दूसरे के ज़रिए टैक्स को बचाना चाहते, वो नहीं, मतलब लूप होल को मेन बात है, जो लूप होल्स होते हैं उन्हें नहीं बढ़ावा देना है। तो ये हमने देखा। तो गार एक एंटी अवॉइडेंस एक्ट है, टैक्स चोरी को बचाता है, एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग को नियंत्रित करता है, और ये सारी चीज़ें इसके बारे में देखिए। 17 से ये लागू हुआ था। और उसके बाद है इसमें जो क्यों आवश्यक है, तो कंपनियां कानूनी खामियों का फ़ायदा उठाकर टैक्स बचा लेती हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होने देनी है। तो मेन चीज़ क्या है, सिर्फ टैक्स बचाना ही नहीं, मतलब क्या है, एक तरीके से वैधानिक तरीके से, मतलब विधि के द्वारा सही से लागू हो टैक्स सिस्टम, ये सारी इसके उद्देश्य हुआ करते हैं। तो ये हमने देखा आज का 28 फरवरी का इम्पोर्टेंट जो भी करेंट अफेयर्स थे।